ये तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि आपको सुनने के लिए विजय जी कितना बेसब्री से इंतजार हो रहा था। बहुत अच्छी बात है, जिस जेंजी को कोई और टारगेट करने की कोशिश कर रहा है वो जेंजी आपकी बातें सुनना चाहती है। इस बात के लिए तो तालियों की इन गड़गड़ाहट के बीच में ये वो प्रश्न है जो वाकई में जो युवा यहाँ पर बैठे हैं, जो विजय जी को सुनने के लिए आए हैं, उन्हें आज समझना भी पड़ेगा, क्योंकि आप ही में से कई लोग ऐसे हैं जो भविष्य में पत्रकार भी बनेंगे या किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो खबरें तो सुनेंगे ही, सच क्या है झूठ क्या है उसको समझना और पड़ताल करना और फिर भरोसा करना, उसी पे हमारी आज ये चर्चा है जो आज की सबसे गंभीर समस्या है। क्योंकि ये एक ऐसी बंदूक से निकलती है जिसमें गोलियां नहीं चलती, इसमें भरोसा जरूर छलनी होता है। तो हम बात करें फेक न्यूज की। सबसे पहले तो विजय जी ये बताइए कि भारत में पिछले कुछ समय में हमारे पत्रकारिता में एक सेक्शन बनाने की आवश्यकता सी क्यों लगने लगी कि फेक न्यूज या फैक्ट चेक करने का हमें एक डिपार्टमेंट या एक अलग से क्लासेस हमें लगानी चाहिए, ये आवश्यकता क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, जब से ये डिजिटल मीडिया का प्रसार हुआ है उसके बाद जिस तेजी से असली नकली सब तरह का जो कंटेंट बेहिसाब बाढ़ की तरह फैल रहा है, उसका सबसे ताजा उदाहरण 30 घंटे पहले का देता हूं मैं। बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आए अभी 2 दिन पहले। अगले 24 घंटे में करीब 25 ऐसे वीडियो सर्कुलेट हुए हैं बड़ी तेजी से, हो सकता है आप लोगों के पास तक आए हों, जिनमें से एक भी बिहार से संबंधित नहीं था और वो अलग अलग देश के हिस्सों में हुई कुछ घटनाओं के विरोध प्रदर्शन, कुछ ऐसे बचाव झड़पें, इस तरह के वीडियो थे वो, और उनको बिहार इलेक्शन से जोड़कर प्रसारित किया गया और ये बताया गया कि बिहार का ये जो नई जनरेशन आई है, तो नेपाल की तर्ज पे उन वीडियो को ऐसा बिहार के इलेक्शन से जोड़ के बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बिहार का जो नौजवान है सड़कों पे आ गया है। 25 वीडियो। अब एक समाचार एजेंसी के दिल्ली में, एक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के जो फैक्ट चेक यूनिट है, आपने कहा कि ये अलग से डिपार्टमेंट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। ये वीडियो जब उनकी उस टीम तक पहुंचे हैं, परसों रात की बात कर रहा हूं मैं, तो कल उनको एक वीडियो अपना बना के जारी करना पड़ा कि ये जो 20-25 वीडियो बिहार चुनाव से जोड़कर प्रसारित हो रहे हैं, इनमें से एक भी बिहार का नहीं है, इनमें एक भी किसी इलेक्शन से जुड़ा हुआ भी नहीं है। किसी भी समस्या को लेकर कहीं 100, 200, 50 लोग इकट्ठे हुए, एक विरोध प्रदर्शन किया, उनकी कुछ झड़पें हुई हैं लोकल पुलिस के साथ में। इनका कोई संबंध बिहार के चुनाव से नहीं है, किसी चुनाव से नहीं है, बिहार से नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई युवा बिहार के सड़क पे उतर गए हैं। ऐसे 25 वीडियो अब से कुछ घंटे पहले प्रसारित हो गए वो। तो अब आप समझिए कि इसकी गंभीरता क्या है। और टेक्नोलॉजी ने जैसे ब्रह्मास्त्र उन लोगों के हाथ में दे दिया है जिनको उसके उपयोग की कोई गरिमा, कोई मर्यादा, किसी प्रकार के कर्तव्य की भावना या उसका असर देश पे क्या पड़ेगा, समाज पे क्या पड़ेगा, कुछ नहीं है, बस वो चला रहे हैं। तो अब जाहिर है कि जो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, उन्हें अपने जो बैनर हैं, उनकी अपनी जो विश्वसनीयता है, अगर वो बनाए रखनी है तो ये बैरिकेड्स उन्हें लगाने पड़ेंगे जो खबरों की विश्वसनीयता की पड़ताल करेंगे। एक जमाने में जब मैं अपने इसी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था और अखबारों में गया, तो उस समय भी ऐसे चेक पॉइंट होते थे, लेकिन ऐसे फैक्ट चेक के लिए कोई बैरियर नहीं होते थे। वो केवल एक प्रूफ रीडिंग का एक सिस्टम होता था। जो अखबार अपनी भाषा, अपनी वर्तनी, अपने इन सारी चीजों को लेकर बड़े गंभीर होते थे कि एक मात्रा की गलती भी हमारे पूरे 15, 20, 18 पेज के अखबार में ना चली जाए। मैं जिस अखबार से अपना कैरियर शुरू किया, वहां जितनी स्ट्रेंथ सिटी रिपोर्टर्स की थी, उससे ज्यादा लोग प्रूफ रीडिंग की डेस्क पे काम करते थे कि एक भी मात्रा की गलती ना चली जाए, क्योंकि हमारा अखबार पढ़कर लोग हिंदी सीखते हैं।
तो वो जो प्रूफ रीडिंग का एक चेक पॉइंट था हर अखबार में, अब जब टेलीविजन के न्यूज चैनल आए तो चीजें एकदम बदल गई। और अब इंटरनेट के मीडिया के आने के बाद में नई नई टेक्नोलॉजी जिस तरह से इमर्ज हो रही है मीडिया इंडस्ट्री में, तो ये खतरे चारों तरफ से बढ़ गए हैं। तो जाहिर है कि वो एक डिपार्टमेंट या एक यूनिट, उस तरह की एक रक्षा कवच हर अखबार को, हर मीडिया हाउस को बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं है। आपने जिस तरह से बात की, पहले जब तक इंटरनेट इस तरह से हावी नहीं हो गया था न्यूज की दुनिया में, तब जब खबरें गलत चल जाती थी या कोई फेक न्यूज चलती थी तो एक तरीका ये होता था कि उनको माफी मांगना पड़ती थी, हाईलाइट हो जाता था या मानहानि का दावा कर दिया जाता था। लेकिन आज इंटरनेट में जिस तरह से बाढ़ आई होती है, उस बाढ़ में से कई फेक न्यूज होती हैं। उन फेक न्यूज को चेक करने के लिए कई फैक्ट चेकर्स पैदा हो गए हैं और उन फैक्ट चेकर्स के को अपने नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करने के लिए कई शक्तियां भी काम कर रही हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर हम समझें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर हम ये फैक्ट चेक का काम शुरू भी करेंगे तो किस तरह की ट्रेनिंग बच्चों को देनी पड़ेगी कि आगे चल के जो जैसे कहते हैं जर्नलिज्म एथिक्स, उनको वो फॉलो भी करें और फेक न्यूज से बचें और फेक न्यूज को पहचाने भी। फैक्ट चेक जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। एक बेसिक प्रोटोकॉल के तहत तो जो मीडिया के कोर्स जहां चल रहे हैं किसी विभाग में, पत्रकारिता यूनिवर्सिटीज में, संस्थानों में, जहां भी जर्नलिज्म से संबंधित कोई भी पाठ्यक्रम संचालित हैं, तो बेसिक प्रोटोकॉल तो ये बनाना पड़ेगा कि उसको सिलेबस में लाना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हमारे विश्वविद्यालय ने इस तरफ कदम आगे बढ़ा दिए हैं और अभी जब तक हमारे कोर्स अपडेट नहीं होते हैं तब तक एक बूस्टर डोज की तरह एआई, डीप फेक और ये सारा फैक्ट चेक का जितना भी टूल्स हैं और जो भी तरीके हैं, तो अभी हमने 1 महीने पहले ही एक बहुत बड़ी वर्कशॉप की है पूरे दिन की, और उसमें एक पीटीआई की एक टीम आई और वो टीम थी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगभग 350 वीडियो जो सारे बड़े चैनल पर चल चुके थे खबरों के रूप में, उनकी जब फैक्ट चेक हुआ है तो उसमें बड़ी संख्या में ऐसे वीडियो पाए गए जो किसी दूसरे देश के थे, वो किसी दूसरे युद्ध के थे जिसका संबंध ऑपरेशन सिंदूर से नहीं था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम से वो प्रसारित हुए। उन्होंने उसको चेक किया और उन चैनल के एंकर्स को ये बताया कि आपने 2 दिन पहले ये जो वीडियो चलाया हुआ है ये कहां का है। तो वो पूरी टीम आके उसने हमारे विद्यार्थियों को पूरे दिन ये तरीके बताए कि फैक्ट चेक करना कैसे है, और कोई भी वीडियो अगर आया है तो सबसे पहला तो वो ये अपेक्षा करते हैं कि जो भी वीडियो आपके पास किसी भी खबर का आया है तो आप ये मान के चलिए कि वो फेक है और एक ऑब्जर्वेशन माइंड अपना रखिए और उस आधार पर ये तय करिए कि ये सही है या गलत है। तो उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उन्होंने वो वीडियो की एथेंटिसिटी, उसकी विश्वसनीयता को परीक्षण किया। अब आप सोचिए, इतना बड़ा मसला था ऑपरेशन सिंदूर का, और उस समय 350 वीडियो जो बड़ी संख्या में जिनमें से फेक पाए गए, अगर वो सारा कंटेंट चल रहा है तो कितने लोग हमारे यहाँ डिजिटली कितने लिटरेट हैं पूरे भारत में। ये मीडिया के विद्यार्थी तो थोड़ा ठीक है, उसको शक की नजर से देखेंगे और अविश्वसनीय ही मान के जब तक उसकी विश्वसनीयता का परीक्षण नहीं कर लेते हैं उसकी सत्यता को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उन लाखों करोड़ों लोग जिनके हाथ में केवल एक मोबाइल है, कोई लिटरेसी नहीं है, तो वो तो उसके आधार पर कोई भी ओपिनियन बना सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपने जो डीप फेक और एआई की बात की, उसमें सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि पहचानना। जो आम जनता होती है, जो हम कहते हैं इंटरनेट लिटरेसी की अगर हम बात करें, हम उन चीजों को पहचानेंगे कैसे? क्योंकि एआई के जमाने में बहुत सी चीजें जिस तेजी से वायरल होती हैं लोग उतना सोच नहीं पाते हैं और उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना, ये कितनी बड़ी चुनौती है और इससे कैसे निपटा जाएगा? इसमें देखिए, ये इतना गंभीर मसला है कि इसमें दिल्ली से लेकर छोटे छोटे स्थानों पर, भोपाल को मैं कोई बहुत बड़ी जगह नहीं मानूंगा, लेकिन जो मीडिया संस्थान हैं वो अपनी जगह काफी अलर्ट हैं। और जैसे मैंने बताया कि हमारा विश्वविद्यालय इस पर पूरा सिलेबस में इसमें शामिल करने हम इसको जा रहे हैं जल्दी ही, इस पूरे सेक्शन को, ताकि जो बच्चे यहां से निकले तो उनको पूरे टूल्स पता हों, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी का संज्ञान उनको हो कि कैसे ये कंटेंट को उसको बैरियर करना है, नंबर 1।
अभी यहाँ एक हमारे मध्य प्रदेश के बहुत प्रसिद्ध बिजनेस करेस्पॉन्डेंट रहे हैं जयप्रकाश पाराशर यहाँ बैठे हैं, उनका पोर्टल इस पर बहुत डीपली पिछले 1.5 साल से काम कर रहा है। अब आप बताइए कि भोपाल की किसी एजेंसी को इस मैटर में अगर कुछ करने की तरफ कदम बढ़ाने की सूझी है तो वो मसला कितना गंभीर होगा। उन्होंने कुछ 48 लेक्चर इसके लिए तैयार किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, मीडिया हाउसेस के लिए, जिस पे वो लगातार काम कर रहे हैं और देश भर के जो एक्सपर्ट उन्होंने जोड़े हैं तो उस तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे देश में जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, तो जो मैंने कोर्स की बात की है उस कोर्स में केवल वो एकेडमिक ना हो, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। वो केवल एकेडमिक ना हो। मैंने अपने रिसर्च डिपार्टमेंट को इस बात की एक असाइनमेंट फिक्स की हुई है कि वो एक ऐसा मॉड्यूल तैयार करें यूनिवर्सिटी के लेवल पर, लेकिन वो केवल एकेडमिक होगा। अब मैं मीडिया इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट है मैं उनको भी इससे जोड़ रहा हूं, जो आके ये बताएंगे कि आज की तारीख में न्यूज रूम की जो जरूरत है वो क्या है और हम उसको कैसे फेस कर रहे हैं। तो 2 चीजों की इसमें 2 तरह से हम इसको कर रहे हैं। एक तो एकेडमिक लेवल पर एक अच्छा स्ट्रांग कोर्स तैयार हो, एक सिलेबस तैयार हो। जब तक इंडिपेंडेंट सिलेबस तैयार नहीं होता है तब तक उसमें कम से कम इतना एक कंटेंट हम 1-2 यूनिट में ले आ पाएं कि जो बच्चे यहां से निकले वो बिल्कुल निरक्षर की तरह व्यवहार ना करें। न्यूज रूम में अगर उनको डे 1 से ये असाइनमेंट दी जाए तो वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से उसको निभाएं। बिल्कुल ठीक है आपने। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए, ये तो आपने बिहार चुनाव की बात बताई, पिछले कुछ सालों में विशेष तौर से अगर हम पिछले 10 से 11 सालों में देखें, कौन से ऐसे विषय हैं जिन पे लेकर सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाई जाती है और जो समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कई जो फर्जी फैक्ट चेकर्स होते हैं उसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं? इसमें पिछले साल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे है और वो बिजनेस स्कूल ने किया है, साइबर पीस ने मिलकर, और उस सर्वे में ये आया है कि जो भारत में फैलने वाली जो फेक कंटेंट है, फेक न्यूज है, वो किस किस सब्जेक्ट की ज्यादा होती है। हम सबको ये अलर्ट होने की जरूरत है कि उसमें 46% जो कंटेंट है वो पॉलिटिकल है। और जो विशेषज्ञ ये मानते हैं कि चुनाव के समय तो इसकी बाढ़ आ जाती है, मतलब ये 46 तो इन जनरल है, लेकिन अगर कहीं चुनाव हो रहे हैं तो पूरी इसकी ये कहां जाता है मालूम नहीं। लेकिन सामान्य मौसम में हेल्थ और इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, इकोनॉमी से जुड़े हुए जो विषय हैं और स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो विषय हैं, इस पर बहुत बड़ी मात्रा में फेक कंटेंट चल रहा है। अब हेल्थ में क्या होगा? तो हेल्थ में ये कि जो जगह जगह हम ये देखते हैं कि आपको अगर ये सर्दी आ गई है और ये बीमारी है या इस तरह के मौसम जनित बीमारी आएंगी तो ये 50 नुस्खे, कभी मत जाइए उस पर। वो कहां से आ रहे हैं उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। तो राजनीतिक, स्वास्थ्य और इकोनॉमिक, ये 3 विषय ऐसे हैं जिनसे संबंधित फेक कंटेंट डिजिटल मीडिया पर बाढ़ की तरह आया हुआ है। 3 चीजें हैं इसमें। 2018 में बच्चों की किडनैपिंग को लेकर बहुत सारी फेक न्यूज जारी हुई थी। 2019 में कोविड-19 के समय पेंडेमिक को लेकर बहुत सारा फेक कंटेंट फैला, और 2020 में भारत में सीएए के खिलाफ जो चीजें चल रही थी, जो शाहीन बाग का जिसे मैं सर्कस कहता हूं वो चल रहा था, तब बहुत बड़ी मात्रा में ये फेक कंटेंट इन 3 सालों में चला। तो 2019 में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को अपनी एक फैक्ट चेक यूनिट अलग से बनानी पड़ी, और थोड़े महीनों बाद जब उन्होंने अपने कुछ फिगर जारी किए तो 1200 खबरें उन्होंने पूरे देश में, उन्होंने एक पूरा ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है जिसमें किसी भी फेक न्यूज के बारे में आप उनको एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी कोई शुल्क नहीं है। इसके बारे में कम से कम मीडिया के लोगों को बहुत अवेयर होना चाहिए। अब 2019 में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को यह करने की क्या जरूरत पड़ी? तो इससे यह समझ में आता है कि यह कितना बड़ा और कितना गंभीर मसला है। ये गंभीर मसला। पीआईबी के जो फैक्ट चेकिंग उन्होंने शुरू किया था, अपनी साइट शुरू की थी, कई मीडिया हाउसेस ने उस पर चेक करके डालना शुरू भी किया, क्योंकि फिर देखिए कानून तो यहाँ पर भी है, अगर आप फेक न्यूज फैलाते हैं और उसकी कंप्लेन होती है तो भारतीय दंड संहिता में उसके लिए प्रावधान भी है। लेकिन अभी प्रावधान सारे प्रोसेस में है, कोई फाइनल उस पर कुछ हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी वजह से डर आया है कि सरकार सतर्क है। दूसरी बात यह है जो आप बात कर रहे थे शाहीन बाग की और उसकी,
तब कुछ ऐसे फैक्ट चेकर्स मार्केट में आए थे जिन्होंने नैरेटिव को अपने बढ़ाने की कोशिश की थी जो देश विरोधी नैरेटिव माना जाता है, और उसके बाद वो अपने आप को ये साबित करने में लगे रहे कि जो वो फैक्ट चेक करते हैं वही सही होता है। यानी कोई ऑथेंटिसिटी ना होते हुए भी उनकी एक क्रेडिबिलिटी बनती जा रही थी। ये अलग बात है कि पांचजन्य ने ऐसे फैक्ट चेकरों का काफी फैक्ट चेक किया था और उनके 36 झूठ अपने पांचजन्य के अंक में छापे भी थे और वो तथ्यों के साथ छापे थे। लेकिन बात यहाँ पे यही आती है कि जब ऐसे लोगों का अपना एक फॉलोअर्स का पैटर्न होता है, फंडिंग उनको मिलती रहती है, तो वो एक बड़ी जनता को प्रभावित करते हैं और ये प्रभावित करने से एक नैरेटिव की जो लड़ाई चलती है वो कहीं ना कहीं वो जीत जाते हैं। तो ऐसे में ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी, ये दो चीजें फैक्ट चेकिंग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उनके लिए क्या किया जाए? ये जानने जैसा है कि भारत में 21 संस्थान हैं जो इंटरनेशनल फैक्ट चेक नेटवर्क के द्वारा सर्टिफाइड हैं। इसके अलावा अगर कोई भी स्वयंभू सरताज बन के बैठा है तो सतर्क रहने की हम सबको जरूरत है। ये 21 जो संस्थान हैं जो इंटरनेशनल फैक्ट चेक नेटवर्क से सर्टिफाइड हैं, उनकी प्रोसेस इतनी टफ है और हर 1 साल के बाद में उनको सर्टिफिकेशन रिन्यू करना होता है और वो बड़ा कठिन है। उनके द्वारा फंडिंग भी होती है उसमें 3 बड़े मीडिया हाउस के बारे में, जैसे पीटीआई का मैंने नाम लिया, दैनिक जागरण समूह है वो उसमें शामिल है और इंडिया टुडे ग्रुप उसमें शामिल है, ऐसे कुछ और भी हैं। तो ऐसे 21 संस्थान हैं जो सर्टिफाइड हैं और उनको फंडिंग भी होती है प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे इन्हीं में से किसी एक ने साउथ एशिया के 4 देशों में फैक्ट चेक नेटवर्क कायम किए हैं, अच्छी तरीके से उनको ट्रेंड किया है, वहां मीडिया हाउस में फैक्ट चेक यूनिट स्थापित किए हैं और इस सब को करने के बाद भी वो किस तरह से फैक्ट चेक कर रहे हैं, खुद उनके फैक्ट चेक किए हुए कंटेंट की चेक अगले रिन्यूअल के समय होती है। इतनी टाइट, इतनी सख्त, इतनी कठोर गाइडलाइन है IFCN की। तो ये जो भी हैं, जैसे आपने बताया पांचजन्य ने एक्सपोज किया, ऐसे जो एक देश विरोधी नेटवर्क को नैरेटिव को गढ़ने के लिए जो तरह तरह के सिलेक्टिव चीजों पे काम करते हैं, पांचजन्य ने उसको एक दूसरे एंगल से उसको फेस किया, फाइट किया और उनको एक्सपोज किया। तो ये हमें जानना चाहिए कि ये एक सर्टिफाइड व्यवस्था के अंतर्गत जो संस्थान अपने फैक्ट चेक कर रहे हैं वो सर्टिफाइड हैं और वो जो भी कर रहे हैं उनकी अगली रिन्यूअल नहीं होगी अगर उनका ऐसी खबरें पाई गई कि उन्होंने किसी एक पक्ष की खबरों को ही फैक्ट चेक में शामिल किया है। तो उनको इतना संतुलित ढंग से पूरे साल काम करने के बाद में अगले साल का रिन्यूअल मिलता है वहां से। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम सब कितने जागरूक हैं, देखने वाली बात ये है। नहीं, जो स्वयंभू की आप बात कर रहे थे ना, जो स्वयंभू फैक्ट चेकर्स हैं, क्या ऐसा होगा कि अभी तक तो हमने नहीं देखा कि वो कई इस तरह के फैक्ट चेक करते हैं जो झूठे भी होते हैं, जो उनके नैरेटिव के लिए होते हैं, कई बार देश विरोधी होते हैं और कई बार तो कई लोगों की जान को भी खतरे में डालने के होते हैं। आधी क्लिप डाल देते हैं और उसके बाद कोई व्यक्ति है जो हमेशा अपने घर में बंद हो जाता है। नुपुर का इस तरह के केसेस होते हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए क्या, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा ना। एक उन्होंने अपना फैन बेस या फॉलोअर बना रखे हैं या जो उनके नैरेटिव के साथ हैं उनके साथ उसको बढ़ाते हैं, वो लोग तो ये काम लगातार करते आ रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? नहीं, इसमें जैसे जो हमारे 3 पुराने जो संहिताएं हैं और वो एबोलिश हुई, 3 नए हमारे कानून आए, उसमें ये प्रावधान किया गया है। फिर IT एक्ट जो 2000 का है, उसमें जो नियम 2021 में बने हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया है इस बात के लिए कि वो एक एक्शन प्लान इसको लेके बनाए। लेकिन एक बहुत ही स्ट्रांग अथॉरिटी की भारत में जरूरत है। भारत जैसे देश में जो धार्मिक और जातीय आधार पर इतना विविधता से भरा हुआ है, जहां एक त्योहार के समय निकलने वाले जुलूस में ही बहुत सारी अशांति की गुंजाइश लगातार बनी रहती है, तो देश विरोधी जो तत्व हैं वो तो केवल एक अवसर ढूंढते हैं। तो बहुत सख्त कानून की जरूरत है, एक अथॉरिटी की जरूरत है जो इन चीजों को बहुत सख्ती से मॉनिटर करे, उसकी गाइडलाइन बनाए और उसको क्रियान्वित भी करे। अभी ये सारी चीजें भारत में एक प्रोसेस में हैं, अभी किसी शेप में नहीं आई हैं, लेकिन उसकी वजह से डर इतना हुआ है कि ये कह दिया गया है कि AI जनरेटेड अगर कोई पिक्चर
या कोई वीडियो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये एआई जनरेटेड है। तो ये जाहिर है कि जैसे जैसे संकट बढ़ रहे हैं तो उसी तरह से कहीं ना कहीं सरकारों के स्तर पर ये एक कदम उठा रहे हैं। जैसे 3 साल का उसमें प्रोविजन है, 3 साल की जेल का, अगर ये दोष पाया जाता है कि इसमें आपने गलत कंटेंट जारी किया है। ये जो फैक्ट चेकिंग के टूल्स बनाती हैं कंपनियां, इनके क्या बैकग्राउंड होते हैं और किस आधार पर ये लोग अपना फैक्ट चेक का टूल बना के और इसको पेशेवर तरीके से भेजते हैं या बाजार में भी उतारते हैं? ऐसा फैक्ट चेक के नाम से कोई टूल नहीं बनते हैं। जो आईटी कंपनियां हैं वो कुछ वेरिफिकेशन की प्रोसेस में कुछ अपने ये टूल्स बनाती हैं। मजे की बात यह है कि जिन टूल से आप किसी कंटेंट का फैक्ट चेक करते हैं, उस कंटेंट को बनाने में भी वही टूल काम करते हैं। एक ही टूल 2 तरह से काम कर रहा है। एक तरफ वो फेक कंटेंट तैयार कर रहा है और दूसरी तरफ उसी टूल से आप उस कंटेंट की जो ऑथेंटिसिटी है वो चेक कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की। इसी तरह ये भी हमने देखा है कि फैक्ट चेकिंग की 2 कंपनियां अलग अलग है और दोनों के निष्कर्ष अलग अलग निकलते हैं। ऐसे उदाहरण बहुत रेयर हैं, अभी इतने कॉमन नहीं है वो कि उस पे कुछ ध्यान गया हो लोगों का। होंगे कुछ थोड़े बहुत ऐसे, लेकिन ऐसे रेयर हैं ये। बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताइए कि जो जनरेशन आने वाली है पत्रकारिता में, हम क्या ये मान के चलें कि पहले होती थी क्राइम बीट, किसी की होती थी कोई अलग अलग ब्यूरो होते हैं, बिजनेस बीट, एक क्या फैक्ट चेकिंग का अलग डिपार्टमेंट बीट हो जाएगी वो अलग से? ये एक बड़ा अच्छा आइडिया भी है और उस तरफ हम लोग सोच भी रहे हैं। हमारे यहाँ से निकले हुए कई पूर्व विद्यार्थी कई बड़े मीडिया संस्थानों में जो काम कर रहे हैं वो फैक्ट चेक का ही काम कर रहे हैं। अभी जिस वर्कशॉप का मैंने जिक्र किया उसमें एक सज्जन ऐसे ही थे जो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के ही पूर्व विद्यार्थी हैं, लेकिन उनको काम वहां वो मिला और चूंकि उनकी दिलचस्पी भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में थी कि जिस कंटेंट को पूरा देश एक विश्वसनीय कंटेंट की तरह देख रहा है, जबकि वो वीडियो फेक है, या 5 मिनट के वीडियो में कोई 2.5 मिनट का हिस्सा 1 मिनट शुरू के, आधा मिनट बीच के और 1 मिनट आगे के इस तरह से फेक हैं, इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है किसी फेक वीडियो को। तो उनको बड़ा मजा आया ये काम करने में। तो उन्होंने अपने उस मीडिया संस्थान में रहते हुए उस यूनिट में उन्होंने रहने की दिलचस्पी दिखाई और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके राइट हैंड ने एक तरह से पूरी यूनिट का एक बड़ा हिस्सा वो संभाल रहे हैं। तो ये जो विद्यार्थी हैं मीडिया के आज के, उनके लिए तो एक तरह से नया दरवाजा खुला है, ये एक नया ऑप्शन खुला है। केवल रिपोर्टिंग में जाना फील्ड में, प्रिंट में या टीवी में, ये अब पत्रकारिता का उतना ही सीमा नहीं है। केवल डेस्क पर बैठकर या पर्दे के पीछे टीवी में बैठकर एडिटिंग, वॉइस ओवर और इसमें करना यही जर्नलिज्म नहीं है। अब जर्नलिज्म का एक दरवाजा और खुल गया है। तो ये कैरियर की दृष्टि से तो बहुत ही वेलकमिंग है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, यहाँ पे कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो पत्रकारिता से नहीं है, स्टूडेंट नहीं है या फैक्ट चेक करना नहीं जानते। आप मोबाइल में देखते हैं, आपको चीज पसंद आती है और आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि ये तो फेक था। ऐसे लोगों के लिए विशेष तौर से कई बुजुर्ग मेरे माता पिता ही बैठे, उनको अगर कोई व्हाट्सएप पे आप भेज देंगे, उनको ठीक लगेगा, उनको क्या पता कि ये फेक है या एआई जनरेटेड है या डीप फेक है। क्या बेसिक चीज है जो देख लेना चाहिए जिससे ये अंदाजा हो जाए कि हमें इसे फॉरवर्ड नहीं करना है? ये समझ में आ जाता है। जैसे कोई भी ऐसा कंटेंट अगर आता है तो सबसे पहले तो हमारी सावधानी ये होनी चाहिए, हम किसी भी आयु वर्ग में हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा के हों, लेकिन अगर ऐसा कोई भी कंटेंट आपके मोबाइल पे आया है, वो पिक्चर में है या वीडियो में है, अगर वो डाउटफुल है और ऐसा लग रहा है कि इसको प्रसारित करने से या आगे बढ़ाने से किसी भी प्रकार से देश की, हमारे समाज की हानि हो सकती है, कोई भी गलत धारणाएं बन सकती हैं, तो ऐसा ना करें। आप तक आ गया है, आप उसको खुद रोकें, कम से कम उसके बारे में एक पहचान कर लें, उसके बारे में जान लें। अगर आपको इतनी ही ज्यादा बेचैनी है कि जब तक मैं 2, 4, 10, 20 लोगों को फॉरवर्ड ना कर दूं तो आज का भोजन नहीं पचा पाऊंगा मैं, तो कम से कम इतनी सावधानी हमारे पूरे समाज को जरूरी है कि ऐसे वीडियो जो कहीं कोई वैमनस्य पैदा करने वाले हों, अपराध, आतंक और महामारी, ये तीनों के मामले में हमें बहुत सतर्क होने की जरूरत है। इन विषयों से संबंधित अगर कोई भी कंटेंट हमारे पास में आ रहा है, हम तक आ गया है काफी है, लेकिन कम से कम हम उसको और आगे ना ले जाएं,
तब तक, जब तक कि ये कंफर्म ना हो जाए कि नहीं ये बिल्कुल सही है 100%। और यहाँ पर कई लोग बैठे हैं, प्रश्न अगर आप पूछना चाहें, आपके लिए जितनी तालियां बज रही लग रहा है प्रश्न भी काफी होंगे। अगर आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। वो दिन भर पूछते हैं प्रश्न हमसे, यहाँ तो छोड़ेंगे मुझे वो। जी माइक दे दें। अच्छा, जब तक माइक जा रहा है, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी, क्या ये जो एजेंसियां बनेंगी इनको रेगुलेट करने के लिए या इनको मॉनिटर करने के लिए कोई बॉडी है या बनने की? इस पर एक बहुत स्ट्रांग अथॉरिटी की जरूरत है। अभी प्रेस से संबंधित जितने भी हैं, ये अपने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड वगैरह वगैरह, ये सब एक मैं जहां बैठा हूं वहां से ये शायद मुझे कहना ठीक नहीं है, लेकिन इनके कोई बहुत वैसे प्रभाव नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह का कवरेज पूरे खासतौर से टीवी मीडिया में हुआ है, कम से कम प्रेस काउंसिल को, कम से कम एडिटर्स गिल्ड को, या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो अथॉरिटी हैं, कम से कम उनको संज्ञान में लेके, ये मेरे विद्यार्थियों ने मुझे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक वो सोनम नाम की किसी कन्या ने अपने पति को असम में शिलोंग में हत्या हो गई थी, तो ये 2-2.5 महीने 2 ही चीजें चली हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पता नहीं कहां कहां के वीडियो जो लाहौर कराची की डेट लाइन से चला मारे, और वो सोनम के बाद में तो किसी अथॉरिटी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मेरे विद्यार्थी मुझसे ये कई सवाल करने आए और मैं बड़ी चिंता में पड़ा। मैं सोच रहा था कि उसको लेके एक पत्र लिखूं कि अगर हमको टीवी में जाके इस तरह का कवरेज करना है, ये सोनम का और इस तरह का सिंदूर के नाम पर इतना गंभीर संवेदनशील मसला था, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गए हैं। एक विद्यार्थी ने मुझसे आके ये कहा उस समय जब टीवी चैनल पे ये चल रहा था। तो ये अथॉरिटी वाला जो मामला है, कम से कम फैक्ट चेक के मामले में जो भी फाइनल शेप लेती हैं भारत में कानूनी वैधता के साथ में जो भी फ्रेमवर्क तैयार होते हैं, उनको बहुत अधिकार संपन्न होने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। वो केवल दिखावे की संस्थान ना बने रहें। सर प्रणाम, मेरा नाम अमर है और मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, इसके बाद न्यूज रूम में पहुंचा, कई टीवी चैनलों में काम किया है, पिछले 7 सालों से न्यूज रूम का हिस्सा हूं। फेक न्यूज पर बात हो रही है इसलिए सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा था और आपने जो बातें कही मैं उन सभी बातों से सहमत हूं और ऐसा होना चाहिए। लेकिन सर बेसिक समस्या कहां है? जब मैं क्लासरूम से पहली बार न्यूज रूम पहुंचा तो लगा यार ये कहां आ गया, मतलब ये तो क्लासरूम में कभी सोचा ही नहीं था कि न्यूज रूम ऐसा होता होगा। क्लासरूम में न्यूज रूम नहीं समझा, ऑक्टोपस समझाया गया लेकिन उतना नहीं समझ पाया। अब सर क्योंकि मैं 7 साल से काम कर रहा हूं, न्यूज रूम का हिस्सा हूं, फेक न्यूज कहां से आगे बढ़ती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको रोकने के लिए, क्योंकि कई संपादक आपके मित्र होंगे, उनसे आपकी चर्चा होती होगी या जो भी विचार हो। समस्या सर ये है कि एक न्यूज रूम में 50 टीवी चैनल लगे होते हैं, हमारे न्यूज रूम में भी लगा हुआ है कि ये चैनल चल रहा है, आज तक चल रहा है, न्यूज 18 चल रहा है, चल रहा है। इसके बाद जो रिपोर्टर्स हमें खबर भेजते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं। इनपुट पर एक आदमी बैठा हुआ है जो कि आउटपुट को चिल्ला के बोल रहा है, अरे यार ये वीडियो आ गया। अब 5:35 पे हमारे पास वो वीडियो गिर गया है, तो वो प्रेशर है कि 5:37 पे ऑन एयर चल जाए। नहीं चलेगा तो संपादक केबिन से बाहर आ जाएंगे, आउटपुट हेड अपनी सीट से उछल पड़ेंगे, और इसी बीच में अगर किसी दूसरे चैनल ने मार दिया तो और बड़ी समस्या है कि अरे यार 5:37 पे आ गया था, 3 मिनट से नहीं चल पा रहा है। तो हमारे पास ये प्रेशर नहीं है कि हम उसका फैक्ट चेक करें, हमारे पास प्रेशर है कि देखिए बॉस चला दिया हमने, सबसे पहले हमने चला दिया, IBC अब आया है, फलाना चैनल अब आया, न्यूज 18 अब आया, आज तक बाद में आया, हमने पहले चला दिया। उसकी शाबाशी सबसे बड़ी जीत है, वही सबसे बड़ा हो, क्योंकि नहीं मिलेगा तो बेसिकली जो फेक न्यूज है यहीं से फैल रही है। इसके लिए अगर कुछ समाधान हो, जो ब्रेकिंग की दौड़ में बिना चेक किए खबरों को चलाने की ये बात कर रहे नहीं, ये इसीलिए न्यूज रूम को हम लोग जब काम करते थे तो उसको वॉर रूम कहते थे। न्यूज रूम जो है वो वॉर रूम की तरह है और वहां सेकंड्स में चीजें तय होती हैं। टीवी मीडिया की ये बड़ी जो होड़ का मामला है ना, ये वाकई एक चिंताजनक स्थिति में है। सबसे पहले आने की होड़ में बहुत सारी संभावना निश्चित रूप से इस बात की है कि जो चीज आखिरी मोमेंट में आपके पास में आई है, आखिरी क्षणों में आपके पास आई है, और उसको परीक्षण करने लायक समय भी अगर आपके पास नहीं है और आप जल्दबाजी में केवल नंबर 1 आने के चक्कर में उसको अगर ऑन एयर करते हैं, तो ये जोखिम तो आपका है, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता भी दांव पे लगी है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसी स्थिति में कोई खबर आपसे लेट होती है जो बाद में फेक साबित होती है, किसी और ने उसकी क्रेडिट ले ली है
कि हमारे चैनल पे ये पहली बार हमने दिखा दिया वीडियो, और 2 घंटे बाद ये पता चलता है कि वो फेक था। आप भले ही उसमें पिछड़ गए, लेकिन आप इस नाते क्रेडिट ले सकते हैं कि ये वीडियो हमारे पास पहले आ गया था, लेकिन ये विश्वसनीय नहीं था, इसलिए हमने रोका और हम नंबर 1 की होड़ में नहीं पड़े। केवल एक स्टेप आपका ये आपको विश्वसनीयता की एक अलग पायदान पे ले जाने वाला है। लेकिन वो एक ऐसी स्थिति है कि उस समय जब सेकंड्स आपके पास होते हैं और कंटेंट की बाढ़ आई हुई है और कोई भी एक ऐसी ब्रेकिंग वीडियो आपके पास आता है, तो उस समय ये निर्णय करना उन सीनियर संवेदनशील संपादकों का निर्णय है। ये आप नहीं करेंगे, ये आपके जो सीनियर हैं, जो जिम्मेदार हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये कदम उठाएं और ये निर्णय लें कि ये हमें अभी जब तक इसकी विश्वसनीयता चेक नहीं हो जाएगी तब तक ऑन एयर इसको नहीं करना है। ये निर्णय उनके हैं और जिस दिन वो ये निर्णय लेने पड़ेंगे उस दिन ये होड़ खत्म हो जाएगी। फिर हर कोई डरेगा कि अगर ये फेक हुआ तो दूसरा चैनल हमारी पोल खोल देगा। फिर आप उसको दिन भर चलाइए कि इन्होंने ये जो नंबर 1 आने की होड़ में ये वीडियो जो जारी किया था, इनसे पहले हमारे पास आया था। लेकिन समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हम नंबर 1 आने की होड़ में नहीं पड़े, हमने ये वीडियो जारी नहीं किया और ये फेक था और ये इन्होंने जारी किया। हमें ऐसा नंबर 1 नहीं होना है। और ये निर्णय संपादकों को ही लेने होंगे, क्योंकि ये तो उनके हिसाब से ही चलेंगे। और इसका भी सबसे ताजा उदाहरण हम देखेंगे वेटरन एक्टर धर्मेंद्र जी के निधन को लेकर जिस तरह की खबरें चली थी और बाद में पता चला था कि कई चैनलों ने उस पर लाइव भी कर दिया था नंबर 1 बनने की होड़ में। बाद में उन्हीं की हंसी उड़ी। ये अलग बात है कि उससे देश का नुकसान नहीं हुआ, पर किसी की भावनाएं आहत होती, उनके परिवार की, उनके फैंस की। तो कोशिश यही करना चाहिए, देर से चले लेकिन सही चले। ये न्यूज रूम की, हर न्यूज रूम की कहानी आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 1 मिनट और लूंगा मैं। आपने क्लासरूम से न्यूज रूम तक जाने की बात की। मैं जब से विश्वविद्यालय में आया हूं, मैं भी न्यूज रूम से ही पहुंचा हूं। वहां पर मैं क्लासरूम से न्यूज रूम में पहुंचा था वर्षों पहले, और वर्षों के बाद में न्यूज रूम से क्लासरूम में पहुंचा विश्वविद्यालय में। तो मैंने तो ये अपने सारे जो हमारे अध्यापक मित्र हैं, आचार्य, उन सबके बीच में मैंने ये कहा कि ये 2 अलग अलग टापुओं की तरह हो गए हैं। क्लासरूम टीचिंग एक अलग ही किसी टापू पे चल रही है, जिनको न्यूज रूम में क्या टेम्परेचर है, हार्ट बीट क्या चल रही है वहां पर इन जैसे मित्रों की, कुछ पता नहीं है। तो ये गैप कम होना चाहिए। हमारे क्लासरूम टीचर्स को न्यूज रूम के अंदर जाकर, कम से कम भोपाल में अगर हमारा विश्वविद्यालय है तो यहाँ सभी बड़े प्रमुख अखबार कई हैं, कई प्रमुख चैनल यहाँ हैं, तो उनके न्यूज रूम में कभी कभी जाकर बैठो, देखो। और वहां आप ही के पूर्व विद्यार्थी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं, तो वो किन परिस्थितियों में, किस माहौल में, किस क्लाइमेट में, किस टेम्परेचर में, कितने दबाव में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री की जरूरत क्या है, इसको तो पढ़ो थोड़ा। तो उससे क्या होगा कि क्लासरूम में जो एक अलग ही क्लासिकल म्यूजिक की एक महफिल जैसी बड़ी आराम से चल रही है, तो उसमें थोड़ा पता चलेगा कि वहां न्यूज रूम में क्या चल रहा है। तो ये गैप कम करने का मेरा प्रयास है। मैंने आने के बाद में मैं अपनी बात करता हूं, मैंने सारे न्यूज रूम की परिक्रमा पूरे भोपाल के कम से कम कर ली है और अभी दिल्ली जाने लगा हूं मैं। और कोई सवाल? जी। सर, हमने और आपने वो दौर भी देखा है कि जब गलती होती थी, बिंदी की गलती क्यों ना हो, तो वो कहीं ना कहीं अपराध बोध जो है वो कई दिन तक रहता था। लेकिन अब वो दौर नहीं है। और जो अमर कह रहे थे अभी के बड़ा संघर्ष होता है न्यूज रूम में, और टीवी में तो और ज्यादा होता है। अब बात ये भी हो रही है कि कहीं ना कहीं कानून बनना चाहिए, कानून से चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ये द्वंद्व का विषय है, कानून बनना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। हमेशा इस पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि कानून क्यों बनना चाहिए। मैं इस पाले में हूं तो मुझे लगता है नहीं बनना चाहिए। जब हम सोचते हैं देश के बारे में तो कानून बनना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? इसमें मैं जोड़ देती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कानून बनाने की बात करें तो कुछ लोग इसको अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला भी बता देते हैं। नहीं, ये इन चीजों से ऊपर उठकर अब हमें देश के हित में क्या जरूरी है इस तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, प्रिंट, टीवी, डिजिटल, सभी की एक अपनी जिम्मेदारी है। तो वो एक अपना सेल्फ सिस्टम एक बनाएं कि ऐसी परिस्थिति में उनको कंटेंट को लेकर कितना सजग और सतर्क होने की जरूरत है। ठीक,
एक तो उनका इंटरनल अपना रक्षा कवच उनका बहुत मजबूत होना चाहिए, जो कि कर ही रहे हैं। हर एक मीडिया हाउस को अपने नाम की भी चिंता है। पांचजन्य अगर एक बड़ा ब्रांड है आज मीडिया का, तो निश्चित रूप से आप लोगों ने एक एक खबर, एक एक शब्द मैं पढ़ता हूं, कितनी सावधानी से उसको प्ले करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया और छाप दिया। तो एक तो मीडिया संस्थानों को अपने स्तर पर अपनी एक आचार संहिता को बनाने की जरूरत है, और वो हर एक अपनी अपनी करेगा, हर एक अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। लेकिन भारत जैसे देश में एक सख्त कानून की तो मैं जरूरत महसूस करता हूं, बहुत ही सख्त कानून इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये मसला केवल अभिव्यक्ति का नहीं है। आप कोई भी कंटेंट अगर आ रहा है, कोई भी खबर आ रही है, कोई भी वीडियो या कोई भी फोटोग्राफ आ रहा है, उसके इतने 125-150 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है, इतने आंतरिक विरोधाभासों से भरा हुआ एक विचित्र सा समाज है हमारा, कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर बड़े बड़े तनाव खड़े हो जाते हैं। एक जरा सा जुलूस निकलता है और पूरा शहर तबाह हो जाता है। इस तरह की परिस्थितियां आए दिन हमारे समाज में जाति, मजहबी, तमाम तरह के जो संकट खड़े होते हैं। इससे आप समझौता नहीं कर सकते, इससे समझौता नहीं कर सकते। एक सख्त कानून जिसमें सजा के और अर्थदंड के बहुत ही कठोर प्रावधान हो, और उनको एक समय सीमा में लागू करने की उसमें एक पूरी संहिता हो। ये अदालतों में चलने वाले एक और मुकदमे की तरह ना चले जाएं कि 10 साल बाद, 20 साल बाद निर्णय होंगे इनके। और जिस तरह से आपने बताया, पांचजन्य बहुत सावधानी से अपनी खबरों को लिखता है, अपनी रिपोर्ट्स को छापता है, चाहे वो अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चलाता हो। इसीलिए जब बात फेक न्यूज की आती है, फैक्ट चेक की आती है, तो पांचजन्य यहाँ पर भी अपनी विश्वसनीयता साबित करना चाहता है। और इसीलिए माखनलाल चतुर्वेदी के विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक नई पहल हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बातचीत करने के लिए मंच पर पांचजन्य के मुख्य संपादक श्री हितेश शंकर जी को आमंत्रित करूंगी। वो हमें बताएंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ और उनके इस नए काम के साथ पांचजन्य क्या पहल करेगा। स्वागत है विजय जी। और पहले मैं उन बच्चों से कहूंगा कि पहले तालियां बजाएं अपने आने वाले उस करियर के लिए जो आपने खुद अपने मन से चुना है और चुनौतियों से भरपूर है। पत्रकारिता आज भी ऐसा ही पेशा है जिसमें पेंशन नहीं, पैशन के कारण ही लोग आते हैं। कोई पेंशन नहीं है, ये पैशन वाले बच्चे हैं सारे। और इस पहल ये करने का मन क्यों हुआ कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के साथ पांचजन्य को हाथ मिलाना चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं और नाम लेकर देता हूं कि देश में आपने, और नाम लेना इसलिए आवश्यक है कि जब आप फैक्ट चेक की बात करते हैं तो बड़े संस्थान हो सकते हैं, बड़े नाम हो सकते हैं, और शायद इस नाम का दबाव इन पत्रकारों पर, इन बच्चों पर भी रहता है कि वो बात खुलती नहीं है। हमने IIMC के साथ 15 बड़ी ऐसी खबरों का खुलासा किया था जो बड़े पत्रकारों ने, संपादकों ने या मीडिया संस्थानों ने लेकर आए थे, और वास्तव में उसका कोई आधार नहीं था। जैसे एक प्राइम टाइम होता था, और उस समय शायद रवीश वगैरह ने भी उस पर शो किए थे कि बैंक ATM सारे खाली हो जाएंगे और बैंकों पर ताला लग जाएगा, कुछ ऐसा विषय था। बड़ा पहले कर्नाटक के चुनाव से पहले का वो माहौल था, और पूरे में बड़ा लोगों में अफरा तफरी की स्थिति आ गई। एक होली के गुब्बारों में भरे पानी को लेकर कुछ विवाद था, बड़ा अभद्र, महिलाओं के शालीनता को भंग करने वाला एक नैरेटिव रचने की कोशिश की गई। ऐसे बहुत सारे विषय थे। एक जगह तो यही हुआ कि ये तक बता दिया गया कि देश की सेना चल पड़ी है देश की सत्ता को उखाड़ने के लिए, और फ्रंट पेज की खबर थी वो। अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सब खेल मुख्य धारा के मीडिया में हुए हैं। मगर जो
पहले अखबारों में एक भूल सुधार एक कॉलम होता था, और मैं इसे शब्दों के तौर पर देखूं तो ये ऐसा है कि भूल यानी गफलत। गफलत है तो ठीक हो सकती है, मगर गफलत की बजाय लत हो जाए, इंटेंशन, वो लत हो जाए, मतलब बार बार आप कर रहे हैं उसको, तो वो लत है, उसके पीछे कुछ इंटेंशन है, उसके पीछे कोई डिजाइन है, उसके पीछे मोटो है, तो फिर उसका उपचार करना पड़ता है। क्योंकि जिनको एडिक्शन हो जाता है, जिनको लत होती है, उनके लिए एक अलग से सेंटर बनाना पड़ता है। मीडिया के लिए ऐसी ही एक आवश्यकता दिखाई पड़ती है। इंडियन एक्सप्रेस में हमारे मित्र हैं संपादक राजकमल जी, गंभीर व्यक्ति हैं, परंतु फेक न्यूज कैसे बड़े बड़े तंत्रों को गच्चा दे देती है, ऐसी एक उदाहरण समझ में आया। एक पुस्तक आई, गीता प्रेस गोरखपुर एंड मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। उस पुस्तक को रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिला। आप ये सोचिए कि एक पुरस्कार की, एक व्यक्ति की, एक संस्थान की एक प्रतिष्ठा है, मगर उस पुस्तक के माध्यम से एक पुस्तक को फंड किया जाता है और गीता प्रेस जैसे प्रामाणिक संस्थान को निशाना बनाया जाता है। उसमें जो 2-3 बिंदु मैं बस बच्चों के लिए बता रहा हूं कि उसमें कहा गया कि गीता प्रेस गोरखपुर वो लोग हैं कि इनकी पत्रिका जो है कल्याण, उसमें गांधी जी की हत्या के बाद श्रद्धांजलि तक इन लोगों ने नहीं छापी, गांधी के विचार के खिलाफ है, और ये सारी चीजें उसमें लिखा गया। पांचजन्य ने उसका फैक्ट चेक करने का बीड़ा उठाया, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर खाली पत्रिका नहीं है, कोई संस्थान नहीं है, वो इस देश की मान्यता, आस्था, विश्वास को पोषण करने वाला, सुदृढ़ करने वाला एक अभियान है। तो हमारे पत्रकार के जो आधारभूत प्रश्न थे, उन 2-3 प्रश्नों में ही वो पूरा विमर्श लड़खड़ा गया। अब आप ये सोचिए कि ये कहा गया कि गांधी जी की हत्या के बाद गीता प्रेस के कल्याण ने कोई श्रद्धांजलि नहीं छापी। हमारे पत्रकार ने पूछा कि वैसे कल्याण की अभी आपके हिसाब से आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने समय पर छपता है? कि वो पाक्षिक या साप्ताहिक नहीं है, वो मासिक है। कि हाँ मासिक है। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948। आज के समय में अगर इंडिया टुडे जैसी मैगजीन भी छपती है तो जिस समय प्रेस में जाती है उससे 10 दिन 12 दिन आगे की डेट उस पर डली रहती है जब थॉमसन प्रेस में वो जाती है। तो अगर 2025 में ये स्थिति है तो 1948 में जो मैगजीन मासिक पत्रिका अगर जाती थी तो उसमें गांधी जी की हत्या की जानकारी कैसे हो सकती थी? क्या श्रद्धांजलि छापनी थी या भविष्यवाणी छापनी थी? जब ये प्रश्न पूछा तो वो पूरी किताब बोगस साबित हुई। 30 जनवरी की खबर कैसे हो सकती थी? फिर हमने अपने रिपोर्टर को गोरखपुर भेजा कि ये तो एक बात हो गई, आपने किताब लिखने वाले से पूछा, अब इसका दूसरा पक्ष गीता प्रेस से भी पूछिए। गीता प्रेस में पूछा कि क्या ऐसा हुआ था कि आपने नहीं छापा था? उन्होंने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है। गांधी जी हमारे लिए, एक तरफ उनको कहा जा रहा था कि गांधी जी के लिए उपेक्षा का भाव, तिरस्कार का भाव, अपमान का भाव रखने वाले थे। उन्होंने कहा गांधी जी और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बहुत अच्छे संबंध थे, और उन्होंने और भी ब्यौरा दिया, मैं आज दूंगा नहीं ब्यौरा। और जिस समय ये पुस्तक कल्याण डिस्पैच के लिए जा रही थी तो जितनी चली गई थी उसके अलावा बाकी को रोककर और उसमें गम लगाकर, लेई लगाकर अलग से उन लोगों ने प्रयास पूर्वक वो ओबिचुअरी छापी। गांधी जी ने कहा था, इसलिए आज तक उन्होंने विज्ञापन नहीं लिए। ये सारा काम करने वाले लोगों को गांधी की हत्या के साथ जोड़ना, तो फेक न्यूज खाली यही नहीं करती, एक राजनीतिक धरातल तैयार करना, महापुरुषों को तोड़ मरोड़ के दिखाना, उस पूरे देश के बारे में खंडित दृष्टि रखना, ये काम भी करती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की भी बात करूंगा कि मैं चाहूंगा बच्चे उसका भी एक परीक्षण करें कि पिछले 10 साल में उसकी जो प्रेस रिलीज है वो एक राजनीतिक दल की सरकार होने पर प्रेस रिलीज कैसी होती है और दूसरी तरफ उपेक्षा कैसी होती है। शीशा दिखाना हम सबका काम है, वो काम हमें करना चाहिए। और ये सब करते हुए
हमने कुछ फैक्ट न्यूज का उपचार किया है। जो लोग सच के सौदागर बनते थे उनका झूठ से क्या नाता है और सच से कैसा 36 का आंकड़ा है, ऐसे 36 झूठ भी हमने एक्सपोज किए हैं। आगे माखनलाल यूनिवर्सिटी में वो फैक्ट चेकिंग लैब पांचजन्य के साथ बने, प्रशिक्षण का एक तंत्र हो और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मान्यताओं के लिए भी एक उपक्रम तैयार हो, उसके लिए हम अवश्य चाहेंगे कि हम आगे साथ मिलकर बढ़ें। मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी पिछले महीने मेरा दिल्ली जाना हुआ था और मैंने वहाँ माखनलाल यूनिवर्सिटी से निकले हुए जो पूर्व विद्यार्थी हैं, मैं 3 दिन वहाँ था, तो एक दिन मैंने पूरा बिताया अपने पूर्व विद्यार्थियों से कुछ 1-to-1 और कुछ समूह में मिलने के लिए। 2 दिन मैंने जो उपयोग किए उसमें से एक दिन था मैं कुछ न्यूज रूम में गया जहां हमारे विद्यार्थी भी काम कर रहे हैं और यहां से निकले हुए बड़ी संख्या में सीनियर अच्छी पोजीशन में वहां काम कर रहे हैं, और मैं पांचजन्य के न्यूज रूम में भी गया। तो मैं ये बताना चाहूंगा आप सबको कि वहां ये आइडिया आया कि क्या हम जिस तरह से AI और डीप फेक के बारे में पांचजन्य आगे बढ़ रहा है, ये जो उदाहरण बताया ये तो प्रिंट का था, तो हमने ये तय किया कि क्या हम मिलकर कुछ कर सकते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो ना केवल हम इस टेक्नोलॉजी की जो जरूरतें हैं ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो करेंगे, और दूसरा हमारा जो क्लासरूम है, मैं पूरी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, हम एक एकेडमिक हैं, तो एक क्लासरूम है, तो उस क्लासरूम को एक न्यूज रूम के साथ में कनेक्ट करने का एक मौका होगा ये। तो मैं ये प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं। निश्चित ये हम इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और इसकी बारीकियों को समझते हुए हमने कुछ चरण आगे बढ़ाए हैं। इसकी प्रक्रिया कैसे होगी? मैं ये चाहूंगा कि हमारे कई विश्वविद्यालयों के साथ में, कई शिक्षण संस्थाओं के साथ में पहले भी कई MOU हुए हैं, तो क्या हम उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं एक पूरे फ्रेमवर्क के साथ? पूरे फ्रेमवर्क के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और बच्चों के लिए भी उसमें अवसर होंगे। एक इवेंट छपने का, दिखने का, अपनी बात रखने का, वो पांचजन्य के मंचों पर माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए मिले और खबरें पूरी प्रामाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ समाज के सामने आगे जाएं, इसका एक मैकेनिज्म हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर बुलाया था हितेश जी को कि वो बता सकें कि पांचजन्य और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय आपस में मिलकर किस तरह से काम करने वाले हैं। इसका जो ब्यौरा है मैं बच्चों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इसकी प्रक्रिया, उसमें कुछ एक तो सहमति है। सहमति तो आज हमने व्यक्त की, मगर वो क्योंकि उसके टेक्निकल पार्ट भी हैं, प्रशिक्षण की भी प्रक्रिया है, अगर इंटर्नशिप उसके साथ जुड़ती है तो वो मौके भी उसके साथ हैं। उसकी मॉडलिटीज और उसकी फाइनल डिटेल्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इनफैक्ट कल रात को भी हमारी काफी बात हुई है और एक्सचेंज ऑफ नोट्स हुआ है। तो आशा करता हूं कि आने वाले कुछ समय में विद इन ए मंथ और 2 वी कैन गो फर्दर। हम उसमें उस दिशा में आगे जाएंगे और इसे सैद्धांतिक मंजूरी आज और अमली जामा आने वाले 1 महीने के भीतर मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद हितेश जी। मैं अभी भी कुछ और बच्चों को कोई सवाल है तो पूछ। अरे सवाल है आपके लिए, बहुत प्रश्न रहते हैं विजय जी, हैं? बताइए। हेलो सर, मेरा नाम विशाल है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो जैसे फेक न्यूज़ की बात चल रही थी, अभी बहुत देर से अपन लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत जमाना चल रहा है, तो अभी सोशल मीडिया पे जो कंटेंट चल रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, किसी और के फेसेस को यूज करके अपने मतलब किसी की बॉडी पे लगा के और फेक न्यूज़ या फिर कुछ भी चीज़ें फैला देते हैं ऐसी, जो कि ऑब्वियसली अच्छा नहीं है कंटेंट। तो इसको रोकने के क्या है, क्योंकि अगर अपन सर्च भी करें गूगल पे, ऐसी चीजें अगर डल गई, किसी ने पोस्ट कर भी दी, तो ये लोग क्या करते हैं कि गूगल पे भी अगर डाल दिया इन लोगों ने पोस्ट, तो किसी को सर्च भी करना हो कि ये फेक है कि नहीं है, तो वो चीज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो इससे कैसे बच सकते हैं सर? नहीं, ये सारी बातें अभी इसी विषय पे हुई हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि जो एक कॉमन रीडर है, एक यूजर है, और उसके मोबाइल पे कोई भी ऐसी खबर या कोई वीडियो आया है तो वो क्या करे,
और दूसरा यहां जो बात हो रही है वो हो रही है मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मीडिया हाउसेज में, प्रिंट में, डिजिटल में, टेलीविजन चैनल के लिए अगर कोई ऐसी खबर आ रही है, कहीं से भी कोई वीडियो आया, तो उसको, उसकी जिम्मेदारी केवल ये नहीं है कि मैं एक यूजर हूं और मेरे मोबाइल पे कोई वीडियो आया और मैंने देख लिया, अब वो फेक हो या विश्वसनीय हो, असली हो या नकली हो, और मैंने तो देख लिया, ठीक है, मैंने उसको फॉरवर्ड नहीं किया, मैंने बड़ी कृपा की कि मैंने फॉरवर्ड नहीं किया। लेकिन जो न्यूज रूम के अंदर जो कंटेंट आ रहा है, तो वो केवल उनके यूज के लिए नहीं आ रहा है, उसका उन्हें उपयोग खबर के लिए करना है, उसको ऑन एयर करना है स्क्रीन पर, जो करोड़ों लोग देखने वाले हैं अगले कुछ मिनट के बाद में, या वो डिजिटल में जाने वाला है कहीं, तो उस लेवल पर जिम्मेदारी का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। उस लेवल पर न्यूज रूम का, जो अभी उन्होंने, अमन ने, शायद अमन उनका नाम था, उन्होंने जो सवाल किया कि वो कितने प्रेशर में और लेट मोमेंट्स में अगर कोई ऐसी वीडियो आती है, कोई खबर आती है, तो सबसे पहले आने की होड़ चैनलों की जो है, तो उसमें तो उनको बिना सोचे समझे पटकना है, कुछ भी हो देखेंगे अभी। चलिए, उनको भी ये सुविधा है कि उन्होंने किसी बुलेटिन में कोई वीडियो डाल दिया, ऑन एयर कर दिया कि दिखा दे सबसे पहले हम, ऐसा। और अगर थोड़ी देर बाद पता चला कि ये तो फेक है, तो हटा दिया उन्होंने। अब अगली बार जो बुलेटिन देख रहे हैं वो बिल्कुल नए दर्शक हैं, थोड़े ही थे जिन्होंने वो फेक वीडियो देखा होगा। तो जो अभी हितेश जी जिसकी तरफ बात कर रहे थे कि अखबारों में 24 घंटे में एक बार छपता है, खूब समय होता है उनके पास, रात को 12-1 बजे अपना सिटी एडिशन जारी करने के पहले पूरा दिन रहता है, आखिरी तक भी कोई खबर आती है तो वो देख परख के ही उसको छापने के लिए जारी करते हैं। इसके बावजूद अगर कोई खबर ऐसी जो गलत है तथ्यों से, या कोई भी उसमें फैक्चुअल मिस्टेक चली गई है, कोई आंकड़ा गलत चला गया है, किसी का नाम गलत चला गया है, कोई भी चीज ऐसी जो गलत चली गई है, तो अगले दिन अखबार में उसी जगह पर, बल्कि अगर जरूरी है तो फ्रंट पेज पर भूल सुधार। मुझे नहीं लगता कि आप में से जितने स्टूडेंट यहां बैठे हैं, युवा पीढ़ी के जितने भी मीडिया से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, उन्होंने किसी भी अखबार के फ्रंट पेज पर पिछली बार भूल सुधार कब पढ़ा था, शायद ही कभी पढ़ा होगा। लेकिन छापना ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती थी कि अगर कोई भी खबर पिछले दिन अगर कोई गलत चली गई है तो पाठकों से क्षमा याचना करना, उस भूल सुधार लिखना और उसकी माफी मांगना, ये होता था। चैनलों में ये सुविधा नहीं है, बेशर्मी से ज्यादा वो ये कर देंगे कि यार हटा दो उसको, मतलब जैसे ठीक है, अब कोई गलत जगह पे कोई चीज रखा गई थी, अब वो ठीक नहीं लग रही है तो उसको हटा दो, मतलब इतना एक कैजुअल वो हो गया है। तो मैंने कहा कि 2 लेवल हैं, एक जो सामान्य पाठक हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, जिनका कोई मीडिया से लेना देना नहीं है, वो केवल उसके पाठक हैं केवल, या श्रोता हैं या दर्शक हैं चैनल के। दूसरी तरफ वो हैं जो उन खबरों को बना रहे हैं, जारी कर रहे हैं, तो वो करोड़ों लोगों का जनमानस बना रहे हैं। कोई भी अगर एक बड़ी खबर आप जारी करते हैं, कोई भी वीडियो जारी करते हैं, तो उससे लोग अपना मानस बनाते हैं, अपना एक राय बनाते हैं उससे। और अगर वो गलत है, आपने जो कंटेंट जारी किया है अगर वो गलत है, तो आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों की राय गलत बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं, तो वो तो कितना बड़ा अपराध है। अब जिस तरह की बात करें, न्यूज चैनलों की यहाँ बात की आपने, प्रिंट मीडिया की बात की, एथिक्स की जो बात कर रहे, जैसा आपने बताया कि प्रिंट में भूल सुधार आता था, कभी कभार ऐसा इलेक्ट्रॉनिक में पहले हुआ करता था कि अगर कोई खबर गलत चला दी गई है और उसका कानूनी प्रभाव पड़ सकता है, तो अगले दिन एक पट्टी चला देते थे, लेकिन अब वो पट्टी गायब हो चुकी है, उसको भी काफी समय हो गया। चुनौती की जो आप बात करें, ये तो चलिए न्यूज चैनल और ये जिनको देखकर लोग एक राय बनाते हैं, इनकी एक विश्वसनीयता है, इनकी विश्वसनीयता के आधार पर लोग इनको देख के अपना मन बनाते हैं, विश्वास करते हैं। पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है इंटरनेट पे, खास तौर से अगर हम देखें आज की डेट में, एक्स जो पहले ट्विटर था, वहां से ओपिनियंस आती भी हैं, बनती भी हैं, नैरेटिव वहां पर क्रिएट किए जाते हैं, गढ़े जाते हैं, फैलाए जाते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जब पत्रकारिता की हम बात कर रहे हैं, बदलते इस दौर की और फैक्ट चेकिंग की, फेक न्यूज की बात कर रहे हैं, तो ये एक अपने आप में जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर किसी
किसी ऐसे हैंडल से जो कि बहुत ही बड़ा हैंडल है, जिसकी एक विश्वसनीयता है, कोई प्रोमिनेंट व्यक्ति है, कोई फेक न्यूज फैलाता है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा होता है, तो ये जिम्मेदारी बनती है न्यूज रूम के, चाहे वो प्रिंट के हों, चाहे वो डिजिटल के हों या इलेक्ट्रॉनिक के हों, कि जो आप एक तैयार कर रहे हैं पत्रकारों का, फैक्ट चेकिंग का एक जो डिपार्टमेंट बना रहे हैं, एक नए पत्रकारों की पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, उनके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए या उन्हें इस हिसाब से ट्रेन करना चाहिए कि वो ऐसे लोगों का फैक्ट चेक करें और सत्य को सामने लेकर आए। नहीं, बिल्कुल, ये तो जैसे धीरे धीरे जैसे ही ये हमारे जो पाठ्यक्रम हैं, कोर्स हैं, अपडेट होंगे या इस पर एक सेपरेट यूनिट या पूरा एक पेपर, हम तो ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय में कम से कम फाइनल ईयर में जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो या पीजी में हो, उनके अंतिम वर्ष पर मेरा फोकस है, क्योंकि वो टेक ऑफ करने वाले हैं। अब वो किसी ना किसी न्यूज रूम में, किसी मीडिया हाउस में, प्रिंट में, टीवी में, डिजिटल में या अपने ही किसी प्रकल्प में जाने वाले हैं। तो उस लेवल पर मैं फाइनल चेक के तौर पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी ही हम एक पूरा का पूरा पेपर, और वो केवल एकेडमिक ना हो, केवल उसमें सैद्धांतिक बातें ना हो कि एआई, डीप फेक या फैक्ट चेक के क्या क्या सैद्धांतिकी क्या है, केवल ये ना हो, तो उसमें प्रैक्टिकल पार्ट भी उतना ही स्ट्रांग हो। इसीलिए मैं क्लासरूम को न्यूज रूम के पास आने की बात करता हूं, और इसीलिए मैंने कहा कि जो अभी पिछली वर्कशॉप हमने की है, तो उसमें पीटीआई की सारे सीनियर्स की टीम पूरे दिन हमारे सारे विद्यार्थियों से रूबरू हुई। तो ये रेगुलर प्रोसेस में मैं लाना चाहता हूं, और जब तक हमारे कोर्स अपडेट नहीं होते, जब तक, क्योंकि वो एक प्रोसेस है, एक पेपर नया जोड़ने के लिए एक प्रक्रिया से एकेडमिक काउंसिल की मंजूरी और इसमें जाएगा, तो कम से कम उसमें कुछ महीने का समय चाहिए। जब तक वो नहीं होता, तब तक मैंने ये तय किया है कि जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, जयप्रकाश पाराशर यहां अभी थे, ऐसे तमाम लोगों से बात चल रही है, अभी पांचजन्य की तरफ जो कदम आगे बढ़ रहे हैं, वो भी इसी कड़ी में है कि जब तक वो पूरी परमानेंट सिस्टम एक नहीं होता है, स्थायी व्यवस्था नहीं होती है, तब तक इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं, जो इस विषय में काम कर रहे हैं, फील्ड में डेली स्क्रीन पर काम कर रहे हैं और डेली ऐसा बड़ी मात्रा में कंटेंट को चेक कर रहे हैं जो गलत है और उसको रोक रहे हैं। तो दर्शकों को यह जानना भी जरूरी है कि जो कंटेंट उन तक आ रहा है वो कितने चेक के बाद आ रहा है, और कितना ऐसा कंटेंट है जो वहीं रुक रहा है। अगर उसको रोकने की वैसी व्यवस्था ना हो, तो पता नहीं कि आपकी स्क्रीन पर, बुलेटिन में, खबरों में क्या क्या कूड़ा आप तक आने वाला है। तो ये सावधानी बहुत जरूरी है, और इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं उनको मैं विश्वविद्यालय में लगातार लाइन अप कर रहा हूं। आप जैसा नैरेटिव की हम बात कर रहे थे ना, पिछले बार अगर पिछले 4-5 साल में देखें, हमने देखा था कि किस तरह से जामिया में हाथ के पत्थर को पर्स बता के और पूरा एक फैक्ट चेकर ने उसको फैक्ट चेक करके और वो पूरी फेक न्यूज फैलाई। लोगों ने विश्वास भी किया, एक डिबेट भी चलने लगा। तब से लेकर आज भी गाजा की कौन कौन सी तस्वीरें एआई से बनकर जनरेट होती हैं और फिर ऑल आइज ऑन गाजा पे चलती हैं, उसको एक नैरेटिव बनाया जाता है। लेकिन इस दौरान नहीं, इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर ऐसे मुद्दों पर, जैसे गाजा का मसला है, अगर वहां का कोई वीडियो इस तरह से फेक वीडियो बना के जारी किया गया, इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि कभी कोई सही वीडियो भी आया तो पब्लिक इतनी शक से भरी हुई है कि वो असली कोई कंटेंट आएगा भी तो उसको हो सकता है भरोसा ना करे कि ऐसा नहीं, ये तो सब बकवास चल रहा है यहाँ पे। तो हम दो तरह से नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ हम जो गलत नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, इस तरह के फेक, जो किसी साजिश से, किसी दूसरे के दिमाग से किए हुए काम के आधार पर तैयार कंटेंट जा रहा है, और अगर वो कोई सही आएगा कभी, तो वो जो कहानी है ना उसकी खड़क सिंह वाली, तो कभी असली कोई कंटेंट आएगा तो लोग उसको भी रिजेक्ट कर देंगे कि ये बकवास ही चलती रहती है इधर। तो दूसरा खतरा ये ज्यादा बड़ा है। यही खतरे की बात मैं करी थी, लेकिन लोगों के अंदर ये जागरूकता थोड़ी आनी अब शुरू हुई है, ये अवेयरनेस आनी शुरू हुई है। क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो है ना, आप मीडिया में कई तरह की गाइडलाइंस लगा सकते हैं, न्यूज चैनल में गाइडलाइंस लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगा सकते हैं, सोशल मीडिया पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ा स्रोत वही होता है फेक न्यूज को तेजी से फैलाने का, और उसकी रीच भी बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली। उसको तो आप अगर ट्रैफिक में चल रहे हैं और सामने से कोई बिना ब्रेक का डंपर आ रहा है,
तो उसी तरह से उसको देखिए, सावधानी से अलग हो जाइए। उसको अभी रोकने का मुझे तो कोई तरीका दिखता नहीं है। सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट आ रहा है वो बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह है। अपना बचाव अपनी सावधानी और अपनी सतर्कता से, अपने बुद्धि विवेक से स्वयं करो। ये पत्रकारिता के अलावा आप क्या कंटेंट क्रिएटर्स जो युवा हैं, जो भले पत्रकारिता के क्षेत्र से नहीं हो लेकिन काम उसी तरह का कर रहे हैं, क्या उनकी भी कई तरह से जिम्मेदारियां बन जाती हैं? आजकल एक और ये चला कि अगर आप तथ्यात्मक बात भी करेंगे और अगर आपके ऑपोजिट नैरेटिव वाले को ये बात पसंद नहीं आई तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर ये डेंट लगा दिया गया है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, ये दूसरा पक्ष जो मैंने कहा कि अगर कभी कोई असली और बहुत बड़ा मसले पे कोई महत्वपूर्ण कंटेंट आएगा भी, और जिस मात्रा में जिस तरह से ये पूरा फेक खबरों की, तथ्यों की बाढ़ आई हुई है, तो लोगों को यह भरोसा करना मुश्किल होगा कि यह भी सच है कि नहीं है। मैं तो प्रखर की किताब का जिक्र करता हूं अभी, हे राम की। उसकी पहली रिव्यू मैंने लिखी थी 1947 में भारत के विनाशकारी विभाजन के साथ मिली हुई त्रासद स्वतंत्रता पर जो डॉक्यूमेंट हे राम के नाम से आया है, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने पढ़ा है। वो मध्य प्रदेश के ही एक प्रतिभाशाली पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, प्रखर श्रीवास्तव ने। आप उसको पढ़िए, उसमें जितने चैप्टर हैं और 1948-47 के पहले के पूरे विभाजन की भूमिका जब से बनी है, तो जो तमाम बड़े नेताओं के बीच में पत्र व्यवहार हुए हैं, जो भी खबरें छपी हैं, जो भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, सभाएं हुई हैं, समझौते ओपन हुए हैं, और जिनके बारे में आज एक डिजिटल मीडिया के आने के पहले तक ये कि ये सब गलत है और सब भारत की आजादी कुछ एक तरह की धारा में प्राप्त हुई है। इस किताब को पढ़ना मीडिया के हर एक विद्यार्थी को चाहिए भी। तो क्यों? उन्होंने जिन तथ्यों के साथ, जितने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, उसके मूल संदर्भों के साथ प्रस्तुत किए। तो मूल संदर्भ क्या है? जो तथ्य आप किसी एक पुराने चलते हुए नैरेटिव को क्रश करने के लिए, खत्म करने के लिए, एक सच को सामने लाने के लिए, एक ऐसे सच को सामने लाने के लिए जिसको छिपाया गया है, एक योजना से, एक साजिश से छिपाया गया है भारत के विनाशकारी विभाजन के बारे में, और उसके बाद मिली हुई जो भी टूटी फूटी सी स्वाधीनता हमारी है। ये किताब हम सबको पढ़ना चाहिए। ये प्रखर श्रीवास्तव की लिखी हुई किताब है। अभी 2 साल पहले मुझे तो उसके रिलीज के समय दिल्ली में होने का मौका मिला था। तो मूल संदर्भों में जाना, किसी भी तथ्य की लिखने के पहले, किसी भी तथ्य को लिखने के पहले, चाहे वो खबर के रूप में आप लिख रहे हो, चाहे किसी व्याख्यान के रूप में आप उसका उपयोग कर रहे हो, या और बड़े प्रोजेक्ट में किसी पुस्तक के रूप में सामने ला रहे हो, तो जो तथ्य आप सामने ला रहे हैं उनके मूल संदर्भ कहां हैं? जितने तथ्य उसमें दिए हैं उससे 2 गुने संदर्भ उसमें दिए हैं उस किताब में। मैंने हाल ही में जितनी किताबें इस तरह की तथ्यों पर आधारित जो पढ़ी हैं, नॉन फिक्शन, मैं समझता हूं वो एक अद्वितीय किताब है जो पत्रकारिता के सारे विद्यार्थियों को केवल अपनी एक लर्निंग के लिए पढ़ने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं आपका जो प्रश्न था उसके उत्तर में मैंने ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और उदाहरण के तौर पे आज के जो पत्रकारिता करने वाले, अच्छा सर, और इस बीच में देखिए इस चर्चा को यही विराम देंगे। हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी वो आ चुके हैं। तो इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफी सार गर्भित रही है, तो जोरदार तालियों के साथ इस चर्चा का समापन किया जाए।